चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है हेनरी लॉ। हेनरी लॉ हेनरी लॉ मैंने स्टार्टिंग में एक बात बताई थी, हेनरी लॉ जो पढ़ेंगे वो किस टाइप में पढ़ेंगे, गैस इन लिक्विड, यानी कि लिक्विड सॉल्यूशन है, हम किसी गैस को ऐड करवाएं किसमें, लिक्विड सॉल्वेंट में। अब ये ऐड करवाने के बाद क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या पॉसिबिलिटीज बनेगी, वो सभी पढ़ेंगे हेनरी लॉ में। इसने क्या कहा, हेनरी ने क्या किया, एक कंटेनर लिया और वो कंटेनर क्या था, एक क्लोज्ड कंटेनर था और इस क्लोज्ड कंटेनर में एक सॉल्वेंट प्रेजेंट है, लिक्विड प्रेजेंट है, ठीक है। अब इस लिक्विड में इसने क्या किया, एक गैस ऐड करी, क्या ऐड की, गैस, गैस कोई भी गैस लाइक N2, एक गैस ऐड की, वो गैस क्या है, वो N2 की तरह है। जब ये गैस ऐड की तो ये किससे ऐड की, पार्शियल प्रेशर A से। जब ये गैस इसमें ऐड की होगी, कुछ गैस इसमें क्या हो गई, डिजोल्व, और ये गैस डिजोल्व हो जाने के बाद इसमें क्या हुआ, हेनरी ने कहा ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो इसमें गैस गई है उसकी कंसंट्रेशन के, यानी कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ गैस। और ये गैस क्या है, ए गैस N2 की तरह है, N2 का प्रेशर ले लो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो डिफरेंट सवाल में जो गैस देगा वही यूज करने हैं, तो हमने इसलिए ए मान ली। तो अब देखिए यहां पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज ये है, ये पार्शियल प्रेशर कहां पे है और ये कंसंट्रेशन कहां पे है। तो ये पार्शियल प्रेशर है, ये कहां पे है, आउटसाइड द सॉल्यूशन। कहां पे प्रेजेंट है, आउटसाइड द सॉल्यूशन। और ये कंसंट्रेशन है, ये कहां पे प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है इनसाइड द सॉल्यूशन, ये किसी सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। ये बातें आपको इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब हटाएंगे, PA इज इक्वल टू KCA, ये आएगा, ठीक है। अब एक बात देखिए, जो ये K है ये क्या है, ये हेनरी कांस्टेंट नहीं है, ये कोई भी क्या है, कांस्टेंट। अब ये जो कांस्टेंट है ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, उसमें से पहली चीज क्या है, टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर के चेंज करने से K की वैल्यू चेंज हो जाएगी। दूसरा क्या है, टाइप ऑफ गैस टेकन, क्या है, टाइप ऑफ गैस टेकन, कि किस तरह की गैस हमने ली है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है। ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, CA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PA भी बोल सकते हैं, PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CA भी बोल सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हेनरी ने बातें बोली थी, ये इंपॉर्टेंट बातें थी, टेम्परेचर पे और टाइप ऑफ गैस टेकन में डिपेंड करता है। अब मान लीजिए इस पे एक छोटी सी बात करें या छोटा सा न्यूमेरिकल हम करें, तो देखिए उसने क्या कहा, मान लीजिए हम क्या लेते हैं, एक प्रेशर डालते हैं, प्रेशर से गैस ऐड की थी, तो अब हम इसमें प्रेशर डालेंगे इस कंटेनर में, वो प्रेशर हमने डाला P1, तो मेरे को एक कंसंट्रेशन मिली, वो कंसंट्रेशन मिली C1। इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू हमें पता है। अब मैं दोबारा प्रेशर डालता हूं P2 और जो कंसंट्रेशन होगी C2, इस कंसंट्रेशन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, यानी कि हमें P1 की वैल्यू देगा, C1 की वैल्यू देगा, किसी प्रेशर पे कंसंट्रेशन देगा, P2 किसी प्रेशर पे दूसरी कंसंट्रेशन, मतलब प्रेशर चेंज करने से जो कंसंट्रेशन में चेंज आएगा वो निकलवाएगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो बहुत सिंपल है, सिंपली इन दोनों को डिवाइड कर देना है, आंसर आ जाएगा। जैसे P1 इज इक्वल टू KC1, मतलब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन के, कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर के, कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए C1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या बताया था, P1, ये भी लिख सकते हैं। अब देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब हटाया तो क्या आया, K आया कांस्टेंट, यहां पे क्या लिखा, P1, तो इसको सिंपली डिवाइड कर देते हैं दूसरी कंडीशन से, C2 इक्वल टू क्या रहा होगा, K P2, यानी कि इन दोनों को आपस में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। K क्या है, K कांस्टेंट है, K कांस्टेंट कब होगा, ये कंडीशन आपको गिवन होगी, ये कंडीशन आपको याद रखनी है। दो चीजों पे मैंने बताया था, K डिपेंड करता है
पहली चीज क्या थी, टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर होगा कांस्टेंट। दूसरी बात क्या बताई थी, टाइप ऑफ गैस टेकन, वो एक ही टाइप की गैस लेगा, क्या लेगा, एक ही टाइप की गैस, वन टाइप ऑफ गैस टेकन। अगर ये कंडीशन है तो ये के से के कट जाएगा, तो सिंपली क्या आएगा, C1 डिवाइड में C2 इक्वल टू P1 डिवाइड में P2। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना था C2, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है बस, ये तीनों वैल्यू हमें गिवन है, सिंपली हम ये वैल्यू सोल्व करके निकाल देंगे। लेकिन ये बात ध्यान रहे, ये के से के तभी कटेगा तब ये दोनों कंडीशन सेम होगी। अगर टेम्परेचर डिफरेंट ले लिया, मान लीजिए हमने गैस ले ली, एक गैस ले ली H2, यहाँ पे H2 गैस थी, और यहाँ पे जो कंडीशन 2 थी उसमें गैस ले ली N2, तब K की वैल्यू सेम नहीं आएगी, K से K नहीं कटेगा वहां पे, क्योंकि गैस क्या है, डिफरेंट है। या फिर मान लीजिए अगर मैं N2 गैस ले लेता, नाइट्रोजन गैस, एक बार किस पे ले लेता, 20 डिग्री सेल्सियस पे ले लेता, और दूसरी कंडीशन में C2 में कितनी ले लेता, 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लेता, सॉरी डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस ले लेता, तब भी के की वैल्यू क्या आती, डिफरेंट आती, तब ये एक दूसरे से कैंसिल आउट नहीं हो सकते थे। ये कंडीशन थी जो आपको याद रखनी थी। अब देखो ये हेनरी ने बातें बोली थी, लेकिन हेनरी के सामने दिक्कत क्या आई थी, हेनरी ने क्या किया, एक कंटेनर लिया फिर से, और अब की बार जो कंटेनर लिया उसमें क्या था, कोई सॉल्यूशन प्रेजेंट था, कोई लिक्विड प्रेजेंट था। इसमें जब उसने गैस ऐड की, वो एक गैस ऐड नहीं की, वो क्या की है, मिक्सचर ऑफ गैसेस ऐड कर दिया, क्या कर दिया, मिक्सचर ऑफ गैसेस ऐड कर दिया। या फिर ये कहें एक क्लोज कंटेनर था, उसमें क्या कर रहा था, हमने एक पाइप डाली, उसमें क्या डाला, एक गैस डाल दी, उस कंटेनर को ऊपर से क्या कर दिया था, ओपन, ओपन करेगा, अपने एनवायरनमेंट में क्या है, डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट है, मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट है। जब ये मिक्सचर ऑफ गैसेस आई तब इसके सामने दिक्कत आ गई थी, ये सोल्व नहीं कर पा रहा था। तो इसने क्या किया, आपने डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर पढ़ा होगा 11th क्लास में, गैस स्टेट में, उसमें पार्शियल प्रेशर हमने पढ़ा था, डाल्टन ने बताया था, और डाल्टन ने कहा था कि अगर मेरे पास एक से ज्यादा गैस आ रही है, उनका क्या होगा, वो प्रेशर लगाएंगी, वो सारी की सारी गैस प्रेशर जो लगाएंगी उसे हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर सबका सबमिशन कर देंगे, टोटल प्रेशर के इक्वल आ जाएगा। मान लीजिए अपने पास ए गैस है, बी है, सी है, तीन गैस हैं, तो टोटल प्रेशर निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, Pt इज इक्वल टू Pt मतलब टोटल प्रेशर सबमिशन ऑफ ऑल गैसेस, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, इन गैसेस को मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। ये बात किसको पता थी, डाल्टन को, लेकिन हेनरी को ये बात पता नहीं थी। तो हेनरी के सामने जब ये दिक्कत आ रही थी तो इन्हें लगा कि ये दोनों एक कॉन्सेप्ट पे भिड़ गया थे, और तब हेनरी ने डाल्टन से क्या किया था, कांटेक्ट किया था, और ऐसा सच में हुआ था, इसे सच में सोल्व नहीं होता, सच में कांटेक्ट करना पड़ गया था। तो इसके बाद इन्होंने दोनों ने मिलकर एक लॉ दिया था जिसे हम क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड हेनरी लॉ। अब देखिए क्या था मॉडिफाइड हेनरी लॉ, अब बता देते हैं। जो हम हेनरी लॉ बोलते हैं वो एक्चुअल में क्या है, वो मॉडिफाइड हेनरी लॉ है। क्या है मॉडिफाइड हेनरी लॉ, देखते हैं। मॉडिफाइड हेनरी लॉ मतलब डाल्टन और हेनरी दोनों ने मिलकर दिया था। यानी कि इसमें क्या कहा, उस कंटेनर में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यानी कि उन गैसेस का क्या लिया, मोल फ्रैक्शन। और ये मोल फ्रैक्शन किसका है, गैसेस का। मैंने स्टार्टिंग में बात बताई थी, लिक्विड में क्या ऐड करेंगे, गैस, तो ये मोल फ्रैक्शन किसका है, गैस का। अब देखिए अब कैसे चेंजेस इसमें आएंगे, पी ए इजिकल टू यहां पे क्या आएगा, के एच एक्स ए। ये जो के एच है ये क्या है, ये है हेनरी कांस्टेंट। क्या है, हेनरी कांस्टेंट। वो पहले वाला हेनरी कांस्टेंट नहीं था। अब ये हेनरी कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, ये फिर से दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहली चीज क्या है, टेम्परेचर, और दूसरी चीज वही क्या है, गैस टेकन, कि किस टाइप की हमने गैस
ली है, वो सेम ली है तो डिफरेंटली है। अब एक बात देखिए, जो KH है और टेम्परेचर है उसमें क्या हम कुछ पता लगा सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फिर इनवर्सली है, यानी कि इन दोनों का रिलेशन हमें पता करना चाहिए। अब देखिए हमने क्या किया, किसी सॉल्यूशन में टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ये ले लिया सॉल्यूशन, इसमें क्या कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, और इसमें क्या मिक्स थी, इस सॉल्यूशन में गैस मिक्स थी। जब गैस मिक्स होगी, जब मैं नीचे से टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, किसकी, मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल किसके हैं, पहला तो है गैस के मॉलिक्यूल, दूसरा क्या है, कोई भी लिक्विड है उसके मॉलिक्यूल। काइनेटिक एनर्जी गैस के मॉलिक्यूल और लिक्विड के मॉलिक्यूल दोनों की बढ़ेगी। तब क्या होगा, गैस गैस के बीच में कुछ इंटरेक्शन होगी, वो इंटरेक्शन क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। यहाँ पे लिक्विड लिक्विड के पार्टिकल के बीच में कुछ इंटरेक्शन होगी, वो भी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। और जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा, एक टाइम ऐसा आएगा पूरी की पूरी गैस बाहर निकल जाएगी, यानी कि इसका इससे कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा। यानी कि हमने पढ़ा था टेम्परेचर इंक्रीज करने से सोल्युबिलिटी क्या हो गई थी, डिक्रीज हो गई थी। कब, इस वाली कंडीशन में कि हमने गैस ऐड की थी किसमें, लिक्विड में, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स गैस के कम हो गए, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गई, डिक्रीज। कब, टेम्परेचर इंक्रीज करने से, यानी कि मोल फ्रैक्शन XA भी क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। मोल फ्रैक्शन डिक्रीज करेंगे, बिल्कुल। तो अब देखिए जो KXA था, काई ये बोले एक्स ए बोले, मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन क्या कर गया था, डिक्रीज। अब हमने कंडीशन ले ली, PA जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या है, कांस्टेंट है। अगर ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये वैल्यू डिक्रीज कर गई, तो कांस्टेंट करने के लिए पक्का KH को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। यानी कि जब मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, मोल फ्रैक्शन डिक्रीज किया, पार्शियल प्रेशर हमने कांस्टेंट रख लिया, अब KH की वैल्यू क्या कर गई, डिक्रीज। यानी कि टेम्परेचर और KH में हमें रिलेशन मिल गया, और वो रिलेशन क्या आया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट, यानी कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KH, और ये KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट। क्या ये बात आपको समझ में आ गई, यानी कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, KH की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और मोल फ्रैक्शन क्या करेगा, डिक्रीज। यानी कि गैस जो डिजोल्व थी वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी उसकी सोल्युबिलिटी। तभी कहा जाता है एक्वाटिक लाइफ सर्वाइव्स बेटर इन कोल्ड कंडीशन। अगर कंडीशन कोल्ड है, टेम्परेचर कम है, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो उसमें पानी में, वाटर में जो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है उसकी क्वांटिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, सोल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो थोड़ा सा उनके लिए, एक्वाटिक लाइफ के लिए थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि वो उसको सरवाइव करने में प्रॉब्लम आती है। तो ये था अपने पास मॉडिफाइड हेनरी लॉ। क्या आपको ये बात समझ में आई, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, क्या था ये। अब एक बात कर लेते हैं, जो डाल्टन्स लॉ था वो क्या था। उसने कहा था देखिए अगर इसमें आउटसाइड इनसाइड की बात करूं तो देखिए वही सेम थी। इसमें क्या था, PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, CA, या ये लिख लें CA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PA। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया तो क्या आया था, KH PA। तो इसमें भी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, अगर आप न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगी, ये जो CA है, कंसंट्रेशन है, ये कहां पे होनी चाहिए, कंसंट्रेशन ये प्रेजेंट होगी इनसाइड द सॉल्यूशन। जो प्रेशर है, वो प्रेशर, पार्शियल प्रेशर कहां पे होगा, आउटसाइड द सॉल्यूशन। ये बात हमने बोली थी, ये बातें आपको याद रखनी है। अब कंसंट्रेशन की जगह इसमें क्या आ गया था, हेनरी लॉ, जो मॉडिफाइड हेनरी लॉ हमने पढ़ा, इसमें आया था PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन के, PA इक्वल टू का साइन आया, KH आया, फिर भी क्या आया था, मोल फ्रैक्शन आया था। अब ये पार्शियल प्रेशर अब भी कहां पे प्रेजेंट है, पार्शियल प्रेशर अंदर प्रेजेंट, सॉरी आउटसाइड प्रेजेंट है, आउटसाइड द सॉल्यूशन। ये बात करी थी मॉडिफाइड हेनरी लॉ ने। लेकिन जब मैं किसकी बात करता हूं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बात करता हूं, PA इक्वल टू क्या आएगा,
Pt उसका टोटल प्रेशर इंटू वाई ए। जो वाई ए था, देखिए यहाँ पे एक्स ए है, ये भी क्या है मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर कहाँ पे है आउटसाइड, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा इनसाइड द सॉल्यूशन। अब देखो देखिए ये कहां पे प्रेजेंट होगा, अगर ये इनसाइड है तो इसमें कहां पे प्रेजेंट होता है ये आउटसाइड द सॉल्यूशन, आउटसाइड द सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद रखनी है। अगर न्यूमेरिकल को थोड़ा टफ लेवल पे लेके जाएगा तो आउटसाइड इनसाइड में आपको कंफ्यूज करेगा, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए अगर मैं देखूं यहाँ पे एक इक्वेशन बन गई, यहाँ पे इक्वेशन 2 बन गई, इन दोनों को कौन कोरिलेट कर रहा है, तो क्या सेम टर्म है पार्शियल प्रेशर। यानी कि अगर पार्शियल प्रेशर सेम है तो मैं इन दोनों को क्या कर सकता हूं, इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूं। तो इक्वेट करूंगा तो क्या लिखूंगा के एच इंटू एक्स ए, के एच हेनरी कॉन्स्टेंट है, ये मोल फ्रैक्शन है, इक्वल टू क्या आएगा टोटल प्रेशर इंटू वाई ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बन जाता है यहाँ से। अगर न्यूमेरिकल को बिल्कुल टफ लेवल पे लेके जाएगा तो आपको ये फॉर्मूला यूज किया करना पड़ेगा। एम्स में, टिफर में, आईआईटी एडवांस में यहाँ पे बहुत सवाल आते हैं। और जब कभी भी आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाते हो, मतलब बाहर पढ़ने के लिए जाते हो, तब ये वाला फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस फार्मूले को पक्का याद रखिए, ठीक है। देखिए ये पढ़ा हमने हेनरी लॉ। अब बात करते हैं देखो इसकी एप्लीकेशंस की, हेनरी लॉ की एप्लीकेशन की, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। पहली एप्लीकेशन क्या कहती है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थ्योरेटिकल पोर्शन में बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी इसकी जो एक दो एप्लीकेशन है वो अपने रियल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होती है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंस इसका बढ़ जाता है। तो देखिए पहली एप्लीकेशन क्या है, जो सॉफ्ट ड्रिंक है या फिर कोल्ड ड्रिंक बोलो, उसमें क्या किया जाता है, उसमें ऐड की जाती है CO2 गैस। यानी कि ये क्या है लिक्विड, ये क्या है गैस, इसमें ये गैस मिक्स की जाती है, यानी कि रूल हेनरी लॉ। देखो लिक्विड इन गैस की बात आएगी हेनरी लॉ, मैंने पहले ही कहा था। अब इसमें देखो ये CO2 क्या कर जाती है, इसमें डिजोल्व कर जाती है, वो प्रेशर डालता है। तो यहाँ पे हेनरी लॉ की एप्लीकेशन काम आती है। एप्लीकेशन का मतलब अप्लाई करके देखें, कहाँ अप्लाई करके देखें, तो ये एप्लीकेशन होती है जो कोल्ड ड्रिंक में CO2 डाली जाती है, इसके हाई प्रेशर से डाली जाती है। तो एक बात पक्का है, अपनी बॉडी में CO2 एब्जॉर्ब नहीं होती, यानी कि CO2 को बाहर आना ही पड़ता। हम अंदर क्या लेते हैं ऑक्सीजन, और बाहर क्या छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर आना ही पड़ता है जब हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, स्पेशली कौन सी मान लें कोका कोला, उसमें CO2 की अमाउंट थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो जब हम पी लेते हैं उसको तो क्या आती है डकार आती है। अगर हम मुंह बंद कर ले तो नाक से बाहर आए, अगर नाक भी बंद कर ले फिर थोड़ी सी कान में आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर ये सारी चीजें बंद कर ले तो थोड़ा सा नीचे चांसेस बढ़ जाते हैं आने के, बहुत कम है, रेयर चांस है नीचे से, लेकिन आ सकते हैं। अगर वो भी बंद कर लिया हमने तो अपने लंग्स में थोड़ी सी कैपेसिटी होती है, लंग्स में स्टोर कर सकते हैं हम, चाहे CO2 हो चाहे O2 हो, तो थोड़ी एक्स्ट्रा कैपेसिटी होती है, वो वहां पे चली जाएगी। अगर वो कैपेसिटी भी पूरी हो गई, हमने इतनी कोल्ड ड्रिंक पी ली, तो मैं कहता हूं 2 सेकंड में ही फट जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी पहली एप्लीकेशन थी। अब बात करते हैं दूसरी एप्लीकेशन की। जब कोई भी मतलब स्कूबा ड्राइवर गोताखोर नीचे चले जाते हैं पानी में, तो बेंट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। जब वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं उसमें 32.1% क्या प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन, यानी कि उसमें पूरी की पूरी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, उसमें 32.1 होती है। याद रखने का सिंपल तरीका है 321 एक लगा दो बीच में पॉइंट, 321% तो हो नहीं सकते। दूसरा एक गैस प्रेजेंट होती है 11.7, उस गैस का नाम क्या है हीलियम। अब देख लो जो जितनी बच गई है वो मेरे ख्याल से 56.2 के आसपास ही बच गई होगी, चेक कर लेना ही। ये क्या प्रेजेंट होगी, ये होगी नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट। एक ये एप्लीकेशन इसकी। थर्ड जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन क्या है, जब हम
हाई एल्टीट्यूड पे चले जाते हैं तो एनोक्सिया आ जाता है। एनोक्सिया क्या हो जाता है, बाहर ऑक्सीजन की कमी है और अपने अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन ब्लड के अंदर वो क्या है, ज्यादा है, तो ऊपर जाते हैं तो जल्दी थकावट आ जाती है। ऑक्सीजन की कमी अगर ब्रेन में हो गई, अपने दिमाग में हो गई, तो चक्कर आने लग जाएंगे, थकावट बढ़ेगी। ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि बाहर ऑक्सीजन कम है, अंदर ज्यादा है, तो डिफ्यूजन की प्रोसेस हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, तो हमारे नोज वगैरह से कई बार ब्लड भी आ जाता है। ये एप्लीकेशन थी इसकी, हेनरी लो की। आपको ये एप्लीकेशन ध्यान में रखनी है। अब देखिए, अब एक न्यूमेरिकल करवा देते हैं। अब ये न्यूमेरिकल करवा देते हैं। देखिए मेरे नोट्स हैं, तो इनमें क्या कहता है, क्वेश्चन उसने दिया है solubility of N2 gas in water is 0.015 gram per liter at 580 torr and 20 degree Celsius, then find the solubility of N2 gas in water at 800 torr एंड 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। आप ये वीडियो पॉज करके सोल्व करके देख सकते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले ये देखना है, इसमें जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री वहां पे, 20 डिग्री यहाँ भी, यानी कि टेम्परेचर की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट। इसमें क्या ऐड किया है, एक N2 नाइट्रोजन गैस ऐड की है, किसमें, लिक्विड में, वाटर में। तब देखिए गैस ऐड किया किसमें, लिक्विड में, यानी कि गैस और लिक्विड जहां पे आएगी वहां पे क्या काम आएगा, अभी बताया था, हेनरी लो काम आएगा। ये हेनरी लो क्या कहता है, देखिए स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, दो को हमने डिवाइड किया था, C1 डिवाइड में C1 इज इक्वल टू K P1, C2 इज इक्वल टू K P2। हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड कर लेंगे, K से K कट जाएगा तो K तो हम वैसे ही रिमूव कर देंगे और ये क्या हो जाएंगे, डिवाइड कर देंगे, इक्वल टू रख देंगे। इसमें से अब देखिए C1 कंसंट्रेशन गिवन है, बिल्कुल गिवन है, प्रेशर P1 गिवन है, बिल्कुल गिवन है। अब कहता है फाइंड द सोल्युबिलिटी ऑफ N2। N2 की क्या कैलकुलेट करनी है, कंसंट्रेशन यानी कि C2 और दूसरा प्रेशर हमें गिवन है। यहां पर देखिए, यहाँ पे C1 की वैल्यू और P1 P2 की वैल्यू, ये प्रेशर जो दे रखे हैं वहां पे पुट कर लेंगे और वहां पे सिंपली किसकी वैल्यू आ जाएगी, C2 की वैल्यू आ जाएगी, तो हम बोल देंगे सोल्युबिलिटी उसकी नाइट्रोजन गैस की आसानी से बता सकते हैं। देखिए सोल्व करने में, देखिए कोई मैथमेटिक्स की क्लास चल रही नहीं कि मैं सोल्व करके दिखाऊंगा, तो बहुत सिंपल सा सवाल है, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना बस। तो ये क्या था, एक हेनरी लो का सवाल था। अब आपको ध्यान ये रखना है कि किस टाइप का सवाल आपसे पूछ सकते हैं। अगर सिंपली गैस डिसॉल्व की बात करता है, अगर वो एक गैस की बात करता है तो आप हेनरी लो यूज करेंगे। अगर वो मिक्सचर ऑफ गैसेस की बात करता है आउटसाइड द सॉल्यूशन या ओवर द सॉल्यूशन, जब आप क्या यूज करेंगे, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर यूज करेंगे। जब मिक्सचर ऑफ गैसेस की बात करें उसमें भी मोल फ्रैक्शन निकलवाए, और किसमें निकलवाए, इनसाइड द सॉल्यूशन, जब आप यूज करेंगे मॉडिफाइड हेनरी लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, न्यूमेरिकल सोल्व करने में बहुत। चलिए
आइए अब देखते हैं एक लिक्विड की बात करते हैं। पहले एक लिक्विड की बात करेंगे, फिर उसके बाद दो लिक्विड को मिक्स कर देंगे, फिर दो लिक्विड को मिक्स करेंगे, लिक्विड इन लिक्विड टाइप का हो जाएगा जब हम डिस्कस करेंगे रोल्ट लॉ। लेकिन उससे पहले एक बार देखें लिक्विड के बारे में। लिक्विड देखो, अपने पास मान लीजिए कोई भी लिक्विड है, इस कंटेनर में, क्लोज कंटेनर में हमने क्या डाला, लिक्विड डाल दिया। अब इसमें ये देखेंगे इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए जब मैं इसको हीट करना स्टार्ट कर दूंगा, मैं इसका चेक करूंगा प्रेशर, बाहर कितना प्रेशर है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर माना जाता है 1 atm। अगर अंदर हीट करने के बाद इसका प्रेशर कितना हो गया, इंटरनल प्रेशर इस कंटेनर का 1 atm हो गया। जब ये दोनों प्रेशर क्या हो जाएंगे, इक्वल, जब मैं क्या करूंगा, जो मैं टेम्परेचर इसे दे रहा हूं उस टेम्परेचर की क्या कर लूंगा, मैं वैल्यू चेक कर लूंगा कि कितना टेम्परेचर मैं उसे दे रहा हूं, उसकी वैल्यू होगी जिस पे दोनों इक्वल हो जाएंगे, वही उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। अब मान लीजिए अगर मैं ये ले लेता प्योर वाटर, प्योर वाटर बाहर 1 atm है, अंदर भी पी इंटरनल प्रेशर कितना हो जाता, 1 atm। तब क्या होता, तब जो टेम्परेचर है उसकी वैल्यू क्या होती, उसकी वैल्यू होती 100 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन में लिखे 373 केल्विन, 373 केल्विन, ये वैल्यू होती किसकी, प्योर वाटर की। ठीक है, अब एक सवाल पूछा गया था इंटरव्यू में, उसने ये कहा मैं तेरे को वाटर दे रहा हूं और आपको हीट पे लगाना है, मतलब उसको नीचे से हीट देनी है, और हीट कितनी देनी है, वो हीट देनी है 105 डिग्री सेल्सियस, और वो तेरा वाटर है, क्या वो वेपर फेज में नहीं जाएगा। उसने पूछा था क्या ऐसा हो सकता है कि वो वेपर फेज में ना जाए। उसने कहा, मतलब जो कोई भी है कुछ भी बोला उसने, लेकिन ये बहुत आदमियों से पूछा था, किसी ने ये बोला होगा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, किसी ने ये भी बोला होगा कि ऐसा पॉसिबल है। तो देखो होता क्या है, जब मैं प्योर वाटर की बात करता हूं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब मैं इसमें इम्प्योरिटी ऐड कर देता हूं, क्या ऐड कर देता हूं, इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी ऐड की, वो किसी भी टाइप की इम्प्योरिटी हो सकती है। मान लीजिए ये जो लिक्विड है, लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, वोलेटाइल। ये जो वाटर है वोलेटाइल है, इसमें मैंने कोई भी चीज ऐड कर दी जो क्या है, नॉन वोलेटाइल। यानी कि नॉन वोलेटाइल मैंने बताया था सॉलिड होते हैं। मान लीजिए इसमें मैंने सोल्ट ही ऐड कर दिया, और सोल्ट की अमाउंट जब ऐड करूंगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज 110 डिग्री सेल्सियस तक भी ये बॉयल नहीं होगा अगर मैं सफिशिएंट सोल्ट की अमाउंट इसमें ऐड कर दूंगा। तो यानी मैं टेम्परेचर दूंगा 105, तब ये वाटर की फॉर्म में ही रहेगा, वेपर बनने स्टार्ट नहीं हो गए। देखिए वेपर जब हम डिफाइन करते हैं वोलेटाइल, मतलब हर टेम्परेचर पे उसके वेपर बनते ही बनते हैं, लेकिन जब ये वेपराइजेशन की प्रोसेस होती है, यानी कि लिक्विड के वेपर बन रहे हैं, वो प्रोसेस यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, जो वेपर हम 100 डिग्री पे इमेजिन करते कि सारे का सारा कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में, वो 105 डिग्री में कन्वर्ट नहीं होगा जब मैं ऐड करूंगा क्या, सोल्ट, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होके 110 हो चुका है, 112 भी हो सकता है, 114 भी हो सकता है, मतलब इंक्रीज हो जाएगा, इस पे बॉयल नहीं होगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? तो यहाँ पे एक वर्ड आया, यहाँ पे किस फॉर्म में जाएगा, ये वेपर, किस में जाएगा, वेपर। और एक दूसरी चीज होती है गैस, यानी कि गैस और वेपर में क्या डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात मैं बता दूं, गैस क्या है, ये स्टेट ऑफ मैटर है, स्टेट ऑफ मैटर बिल्कुल है, लेकिन जो वेपर है वो स्टेट ऑफ मैटर नहीं है। स्टेट ऑफ मैटर में आपने पढ़ा होगा, स्टेट ऑफ मैटर क्या होती है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। या फिर आपने दो और पढ़ी होंगी, बोस आइंस्टाइन
कंडेंसेट, और दूसरी होती है प्लाज्मा, वो पढ़ी होंगी। ये स्टेट ऑफ मैटर होती है, लेकिन वेपर कोई स्टेट ऑफ मैटर नहीं है। अब हम पता कैसे लगाएं कि वो वेपर बोलूं कि उसे गैस बोलूं। मान लीजिए वाटर था, इसके मैंने वेपर बोले, ये तो नहीं बोला वाटर गया किसकी फॉर्म में, गैस की फॉर्म में, हमने वाटर के डायरेक्ट क्या बोल दिए, वेपर। जैसे ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, इनको हम क्या बोलते हैं, गैस बोलते हैं, इनके तो हम वेपर नहीं बोलते। ऐसा क्यों, क्या डिफरेंस है इसमें, आइए जान लेते हैं। जब मैं इन दो वर्ड की बात करता हूं, जब मैं किसी भी सब्सटेंस को कहां पे लेके जाता हूं, एट रूम टेम्परेचर, कहां पे, रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर का मतलब है 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन टेम्परेचर। मैं इस पे लेके जाता हूं, फिर चेक करूंगा उसे, फिर क्या करूंगा उसको चेक, क्या चेक करूंगा कि इस टेम्परेचर पे वो किस फॉर्म में है। फॉर्म में मतलब हो सकता है इसमें लिक्विड में हो इस टेम्परेचर पे, या फिर किस में हो, गैस में हो। तो इन दोनों बातों के बाद मैं बताऊंगा उसके वेपर बोलूंगा या तो गैस बोलूंगा। देखिए अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे मेरे को क्या मिला, लिक्विड मिला, तो लिक्विड के क्या बनेंगे, वेपर। क्या बनेंगे लिक्विड के, वेपर। यहाँ पे देख लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर किस फेज में मिलेगा मेरे को, वो मिलेगा किस में, लिक्विड में। अगर लिक्विड फेज में मिला तो उसके क्या बनेंगे, वेपर। अगर मैं ऑक्सीजन को चेक करूं, O2 को 25 डिग्री सेल्सियस पे, वो मेरे को किस फॉर्म में मिलेगी, गैस। तो O2 के वेपर नहीं बोलूंगा, O2 को क्या बोलूंगा, गैस। तो सारा पंगा किसका है, एट रूम टेम्परेचर पे वो क्या है। जैसे सोडियम है, सोडियम के भी हम क्या बोलेंगे, वेपर बोलेंगे। क्या आपको ये बात समझ में आई, क्या डिफरेंस इसमें। कई लोग ये भी बोल देते हैं कि वेपर है, वेपर में क्या होगा, एक क्या प्रेजेंट होगी, वेपर के साथ साथ उसमें वाटर की अमाउंट भी प्रेजेंट होगी। ये बात कुछ हद तक सही भी है और गलत भी है, ये आगे चल के मैं प्रूव करूंगा, इसके लिए स्पेशल वीडियो भी बनाई जाएगी, ठीक है। आगे चल के हम इन दोनों बातों को प्रूव करेंगे कि ये बात गलत कहाँ से लग रही है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब देखिए हमने डिफाइन कर लिया है बॉइलिंग पॉइंट। अब इसके क्या बने थे, वाटर के जो बने वो वेपर बने, यानी कि अब किसकी बात करेंगे, वेपर की। और वेपर में क्या लगेगा, वेपर प्रेशर। अब देखो वेपर प्रेशर होता क्या है। मान लीजिए अपने पास एक कंटेनर है, उसमें मैंने वाटर डाल दिया, एक ही लिक्विड की बात है, दूसरा लिक्विड अभी मैं मिक्स नहीं कर रहा हूं। जब ये डाल दिया, मैं इसको क्या करना स्टार्ट कर दूंगा, धीरे धीरे टेम्परेचर देना स्टार्ट कर दूंगा, टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, यानी कि हीट करना क्या कर दूंगा स्टार्ट। जब मैं हीट करूंगा तो जैसे ही इसका प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा, यानी कि P इंटरनल और ये P एक्सटर्नल ये इक्वल होंगे, तब ये मॉलिक्यूल कहाँ पे जाना स्टार्ट कर देंगे, ऊपर जाना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि वाटर है तो किस फॉर्म में जाएंगे, यहाँ पे इनके वेपर बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब जब इसके वेपर बन चुके हैं, अब वेपर बनते बनते क्या हो जाएंगे, वेपर की अमाउंट क्या हो जाएगी, ज्यादा। यानी कि अब एक बात देखिए, अगर पार्टिकल के बीच में गैप क्या है, ज्यादा है, तो मैं उसे क्या बोलूंगा, उसे बोलूंगा वेपर या तो गैस। अगर मैं फर्दर हीट करूंगा और हीट करूंगा तो क्या होगा, और यहां से वाटर किस फॉर्म में जाएगा, वेपर। यानी कि यहां भी वेपर आएगा, यहां भी क्या जाएगा, वेपर। अब इनके पार्टिकल के बीच में गैप देखिए, अब गैप क्या हो गया, कम। अगर पार्टिकल के बीच में गैप कम कर दिया तो वो गैस फेज में नहीं, किस फेज में चला गया, लिक्विड में। यानी कि ये क्या होगा, इससे क्या बने थे, वेपर। अब वेपर से पार्टिकल पास पास आने के बाद क्या बनेंगे, गैस। वेपर बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, वेपराइजेशन। क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन या इवापोरेशन भी बोल देते हैं। और जो लिक्विड से यानी कि वेपर से क्या बनेगा, लिक्विड, उस चीज को क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। यानी कि यहां पे क्या हो गया, लिक्विड के क्या बनेंगे, वेपर, और वेपर के क्या बनेंगे,
लिक्विड। यहाँ पे इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया, क्या हो गया, इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम आया किस चीज के बीच में, एक तो कंडेंसेशन स्टार्ट होगी यानी कि रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल टू रेट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, ये इवेपोरेशन बोलो, ये दोनों क्या होगी, ये प्रोसेस इक्वल चलने लगी, यानी कि इसके वेपर बनेंगे, इसका क्या बनेगा, लिक्विड यानी कि वाटर में कन्वर्ट होगा। जब इनके बीच में इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा तो मैं एक स्टैटिक कंडीशन इमेजिन कर लूंगा, यानी कि ये जो कंटेनर था इसमें क्या थे, कुछ वेपर थे और ये वेपर फिक्स मान लिए मैंने, क्योंकि ये तो कन्वर्जन चलता रहेगा, इनके बीच में क्या आ गया, इक्विलिब्रियम। अब देखो ये कंडीशन स्टैटिक कंडीशन मान ली कि इतने ही वेपर रहेंगे, तो ये वेपर इसके सरफेस पे क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे। अगर इसके सरफेस पे प्रेशर लगाएंगे, कौन लगाएंगे, ये क्या है, वेपर, और इसके सरफेस पे प्रेशर लगाएंगे, तो इस चीज को मैं नाम बोल दूंगा वेपर प्रेशर। यानी कि वेपर प्रेशर क्या है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। लिख देते हैं यहां पे, क्या होगा, द प्रेशर exerted by vapors at the surface of a liquid at equilibrium is called वेपर प्रेशर। यानी कि कोई भी वेपर अगर वो प्रेशर लगाते हैं इक्विलिब्रियम आने के बाद उसके सरफेस पे, उसे बोला जाएगा वेपर प्रेशर। क्या ये बात आपको समझ में आई कि किसे कहते हैं वेपर प्रेशर। अब देखिए, अब जो ये वेपर प्रेशर है, अब इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं कि वेपर प्रेशर किससे इंक्रीज हो जाएगा, किससे वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आइए ये भी देख लेते हैं। सबसे पहला फैक्टर हम पढ़ेंगे वो फैक्टर होगा टेम्परेचर। क्या इफेक्ट होगा वेपर प्रेशर पे, टेम्परेचर का। देखिए ये रहा टेम्परेचर, ये एक कंटेनर लिया, इसमें लिक्विड प्रेजेंट है, मैं इसको क्या करूंगा, हीट करूंगा, इसके क्या बनेंगे, वेपर बनेंगे, और ये वेपर इस पे क्या लगाएंगे, प्रेशर। इसी को क्या बोला था, वेपर प्रेशर। अब मैं और हीट करूंगा, और ज्यादा वेपर बनेंगे, और ज्यादा वेपर बनेंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी कि एक बात ये निकल के आई, जैसे मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया वेपर प्रेशर भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कौन, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। अब एक बात देखिए, जैसे मैं इसको और हीट करूंगा, फर्दर हीट करूंगा, फर्दर हीट करूंगा, एक टाइम ऐसा आएगा पूरे का पूरा लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। अब वेपर लगेगा किस पे, थोड़ा बहुत लिक्विड होगा, थोड़ा बहुत कंडेंसेशन होता रहेगा, उस पे लगेगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा मैं फर्दर हीट करता जाऊंगा और वेपर प्रेशर उस पे नहीं लगेगा। यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, टेम्परेचर मैंने फिर से क्या किया, इंक्रीज किया। स्टार्टिंग में क्या होगा, इंक्रीज होगा टेम्परेचर, वेपर प्रेशर भी इंक्रीज, लेकिन बाद में टेम्परेचर मैंने इंक्रीज किया, वेपर प्रेशर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, क्योंकि कंटेनर में जितने लिक्विड था उसका क्या बन गया, वेपर। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं किसके बीच में, यहाँ पे लिखेंगे टेम्परेचर, इस साइड इंक्रीज करेगा, यहाँ पे लिखेंगे वेपर प्रेशर, ऊपर की तरफ इंक्रीज करेगा। स्टार्टिंग में टेम्परेचर इंक्रीज किया, वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज, यानी कि ये ग्राफ आएगा। फिर बाद में ये क्या होगा, कांस्टेंट, यानी कि इस साइड चलेंगे, टेम्परेचर तो इंक्रीज कर रहा है, अब क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑलमोस्ट क्या होगा, कांस्टेंट। ये वाला ग्राफ आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, टेम्परेचर का इफेक्ट था। अब इफेक्ट देख लेते हैं दूसरी चीज का। दूसरा क्या होगा, इफेक्ट ऑफ
नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड का इफेक्ट देखते हैं। नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए 3 लिक्विड इमेजिन किए मैंने। पहला क्या लिया? OH2 यानी कि H2O। दूसरा क्या लिया? यहाँ पे H, यहाँ पे क्या ले लिया? R इस H की जगह। और तीसरे वाले में क्या ले लिया? दोनों R ले लिए। अब देखिए, अब इसमें क्या रहा होगा? इसमें देखिए दोनों क्या है? हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ इसमें हो जाएगी। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या मतलब हुआ? 2 पार्टिकल अगर आपस में जुड़े हुए हैं उसे बोला जाएगा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर 2 जुड़े हुए हैं, अगर मैं उसे हीट दूंगा तो जुड़े रहेंगे, वो टूटेंगे नहीं क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अगर वो टूटेंगे नहीं तो किस फॉर्म में नहीं जाएंगे? वो वेपर की फॉर्म में नहीं जाएंगे। अगर वो वेपर की फॉर्म में नहीं जाएंगे, इसका मतलब क्या होगा? उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? वेपर प्रेशर के। क्या ये बात आपको समझ में आई? अब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब मैं चेक करूंगा, कब? वाटर, अल्कोहल और ईथर के बीच में, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी, इसमें तो बिल्कुल ही कम होगी। यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका ज़्यादा? वाटर का, फिर अल्कोहल का, और सब उससे कम किसका? ईथर का। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, पार्टिकल एक दूसरे से बंधे रहेंगे, हीट करूंगा, वो वेपर फॉर्म में नहीं जाएंगे। अगर वेपर फॉर्म में नहीं जाएंगे तो वेपर प्रेशर नहीं लगेगा, या तो क्या लगेगा? कम लगेगा। यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो वेपर प्रेशर का ऑर्डर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड पे, कि सरफेस की मतलब कैसा मैं नेचर ले रहा हूं उसका, कि वेपर प्रेशर पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। आइए अब डिस्कस कर लेते हैं तीसरा फैक्टर। तीसरे फैक्टर में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, दैट इज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कहने का मतलब क्या है कि जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, या क्या इफेक्ट पड़ेगा किस पे? अभी देखा था हमने वेपर प्रेशर पे। दूसरा हमने देखा था वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब थर्ड फैक्टर पढ़ रहे हैं, वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा किसका? सरफेस एरिया का। कि सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे, क्या वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा? लग तो ऐसे रहा कि वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, लेकिन जान लेते हैं। आइए देखते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास लिक्विड है, और लिक्विड क्या है? वाटर ही मान लो। मैं इसे नीचे से क्या करूंगा? हीट करूंगा। हीट करते करते इसके क्या बनेंगे? वेपर बनेंगे। और ये वेपर इस पे क्या लगाएंगे? प्रेशर लगाएंगे। और हीट करूंगा, और ज़्यादा वेपर बनेंगे। और ज़्यादा वेपर बनेंगे, वही कंडीशन हो जाएगी, पार्टिकल के बीच में गैप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और ये पार्टिकल के बीच में गैप कम हो गया तो क्या बनेंगे? कंडेंस होकर नीचे बैठना शुरू कर देंगे। यानी कि वेपर का क्या बनेगा? वाटर, और वाटर का क्या बनेगा? वेपर। ये कन्वर्जन चलता रहेगा। यानी कि यहाँ पे क्या डेवलप हो गया? इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम डेवलप हो गया तो मैं इस कंडीशन को स्टैटिक कंडीशन मान के चल लेता हूँ। यानी कि यहाँ पे फिक्स क्या होंगे? वेपर्स होंगे। मान लीजिए ये वेपर्स हैं, इनके अमाउंट फिक्स है, और डिस्टेंस भी क्या है? एक दूसरे से इक्वल है। अगर मैं ये एरिया मान लूँ, अगर इस एरिया को मान लीजिए, ये एरिया क्या है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में कितने मोलिक्यूल आए, यानी कितने वेपर आए? तो वेपर आए 4। तो 4 डिवाइड में 1, यानी कि आंसर क्या आया? 1। अगर मैं इस सरफेस एरिया को क्या कर लूँ? डबल, तो इसमें फिर से क्या लिया मैंने? फिर से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिया एरिया, और वेपर कितने आ गए? 4। फिर से 4 आए। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, 4 और 4 8, 1 और 1 2, 8 को 4 से डिवाइड करूं, फिर से क्या आ गया? 4 आ गया। देखो फिर से वैल्यू क्या आई है इसमें? 4। यानी कि सरफेस एरिया इंक्रीज करने से वेपर प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, देखिए वेपर प्रेशर क्या था? किसी लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर लगता वही तो वेपर प्रेशर है।
यहाँ सरफेस पे लगा, यहाँ सरफेस पे लगा, वेपर प्रेशर ओवरऑल देखा जाए ओवरऑल तो बढ़ता है, लेकिन इस सरफेस पे क्या हुआ, इस सरफेस पे क्या हुआ, सेम रहेगा। यानी कि सरफेस एरिया में क्या लिखेंगे, नो इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया ऑन वेपर प्रेशर, कि सरफेस एरिया इंक्रीज करने से वेपर प्रेशर में कोई चेंज नहीं आता। ये सारे के सारे क्या थे अपने, ये फैक्टर थे। ठीक है, अब एक बात देखिए, ये हमने किसकी बात की है, एक लिक्विड की बात की है, उसकी प्रॉपर्टी मान लीजिए वो देख ली है। अब हम क्या करेंगे, अब किन्हीं दो लिक्विड को आपस में क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। और ये बात मैंने बताई थी, लिक्विड इन लिक्विड की जब बात होगी वहां पे क्या आएगा, रोल्स लॉ आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये लिक्विड था, इसमें क्या ऐड करेंगे, सॉलिड ऐड करेंगे, उसमें क्या आएगा अपना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब हमारा ये सिलेबस बाकी है। उसके बाद लास्ट में क्या आता है, एक वॉन्ट ऑफ फैक्टर, जिसे आई से डिनोट करते हैं, आयोटा मान लो। ये टॉपिक अपने बचे हुए हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इस टॉपिक तक पहुंचना है तो ये आना चाहिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तभी तो वॉन्ट ऑफ आएगा। अगर रोल्ट लॉ सीखना है, रोल्ट लॉ क्यों सीखना है, इसमें ग्राफ वगैरह आ जाते हैं, इसमें दो टाइप के सॉल्यूशन भी पढ़ेंगे हम, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल। अगर ये नहीं सीखा तो आइडियल नॉन आइडियल नहीं आएगी। यानी कि अब जो चैप्टर बचा हुआ, अब बहुत इंपॉर्टेंट बचा हुआ चैप्टर, वो आप छोड़ नहीं सकते। किसी भी एग्जाम में जाए, चाहे बोर्ड में जाए, नीट में, एम्स में, जैम में, आइए